साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम रेलवे सीरीज के अंतर्गत साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं प्रतिदिन। तो आज भी हमारा टारगेट होगा टॉप 25 क्वेश्चन को हल करने का। तो करते हैं शुरुआत साथियों। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है। साथियों शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो इसमें कहा गया है कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनमें जो स्थिति को कहां पर डिनोट किया जाता है। तो साथियों मान लीजिए कि जिप्सम है, इस जिप्सम से हमको पीओपी बनाना है, तो उस स्थिति में हम पोजीशन को कहां पर इंगित करेंगे। तो साथियों जो तीर का निशान होता है उसके ऊपर या नीचे, यानी कि जिप्सम को जब हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो उस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है साथियों, पीओपी प्राप्त होता है। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि जो रासायनिक समीकरण है उसमें प्रतिक्रिया की स्थिति को कहां पर इंगित करते हैं। तो तीर के ऊपर या नीचे। तो हमारा सही आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन ए। यहां पर बढ़ते हैं आगे। देखिए जो किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। साथियों यहां पर बात कही गई है उत्तल दर्पण की, और हमें पहले से पता है कि उत्तल दर्पण में होता क्या है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है छोटा प्रतिबिंब, हमेशा बनता है सीधा प्रतिबिंब, और हमेशा कैसा होगा, वो आभासी होगा। तो साथियों देखते हैं ऑप्शन हमारा जो पहला ऑप्शन है साथियों, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बिल्कुल सही साथियों, आभासी और सीधा प्रतिबिंब तो होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। तो साथियों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। तो ये ऑप्शन कट गया। आभासी और उल्टा, आभासी तो कभी उल्टा होता ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। उसके बाद वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब। साथियों वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित होता है। साथियों हमने कई बार देख चुके हैं जो मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है वो किडनी करता है। किडनी के अंदर भी पाया जाता है नेफ्रॉन, इसलिए हम किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों, नेफ्रोलॉजी। और एक किडनी में लगभग 10 लाख तक के नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो मूत्र का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं थोड़ा नेफ्रॉन की संरचना। साथियों इस प्रकार होता है शरीर में नेफ्रॉन। इसे कहा जाता है साथियों, इसे कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं, बोमन संपुट। और यहां से जो रक्त होता है ये प्रवेश करता है किडनी के नेफ्रॉन में, और यहां पर साथियों एक गुच्छानुमा संरचना पाई जाती है। इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है तो बताते हैं आगे। देखिए इस प्रकार हमारा जो होता है नेफ्रॉन की संरचना है, और यहां पर से इस प्रकार जाता है और इस प्रकार आगे बढ़ता है साथियों। और ये कहां पर जमा हो जाता है, मूत्र यहां पर कलेक्टिंग डक्ट होता है, इसको नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका। तो देखिए जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, तो ग्लोमेरुलस में होता है हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन, और हमें प्राप्त होता है यहां पर क्या, फिल्टर। यहां पर क्या प्राप्त होगा साथियों, फिल्टर, जिसे हिंदी में कहा जाता है निस्यंद। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन कहां होगा, तो ग्लोमेरुलस में होगा। अब इस स्थिति में क्या होता है, जो फिल्टर प्राप्त होता है हमको, जो निस्यंद प्राप्त होता है, उसमें कई सारे पोषक तत्व का संग्रहण भी होता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम एब्जॉर्व कर लेते हैं, अर्थात जो टोटल 180 लीटर ब्लड जो निस्यंद होता है उसका 99.9% एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है पुनः अवशोषण। और लास्ट में साथियों क्या होता है, लास्ट में होता है एक्सक्रेशन। तो देखते हैं यहां पर हम ऑप्शन। देखिए जो हमारा मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित होता है। तो सबसे पहले निस्पंदन होता है साथियों, निस्यंदन है, दरअसल ये निस्यंदन है। तो यहां पर निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्राव। तो निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्राव ये बिल्कुल होता है। देखते हैं आगे ऑप्शन, निस्यंदन, स्राव।
निस्यंदन के बाद साथियों पुनः अवशोषण होता है, तो ऑप्शन कट गया। पुनः अवशोषण नहीं, सबसे पहले निस्यंदन होगा। स्राव नहीं, सबसे पहले निस्यंदन होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ये। यहां पर निस्यंदन मतलब ग्लोमेरुलस करेगा। पुनः अवशोषण होता है अर्थात जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उनका पुनः एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है। और लास्ट में होता है साथियों मूत्र में या फिर शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए ब्लड नली के द्वारा क्या किया जाता है? कुछ स्राव किया जाता है, जैसे कि H2O का स्राव। अगर से हमारे ब्लड में थोड़ा बहुत यूरिया नहीं है तो उसे भी पुनः यूरिया को दे दिया जाता है साथियों। तो यह हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए क्या कहा गया है साथियों? समांतर किरण पुंज उत्पन्न करना है तो इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग करेंगे? साथियों हमारे पास ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। साथियों यहां पर देखिए, जो अवतल लेंस होता है अवतल लेंस से कभी नहीं होगा और उत्तल दर्पण से कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं, देखिए जो उत्तल लेंस होता है इस प्रकार होता है। उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष होता है और जब हम वस्तु को फोकस बिंदु पर रखेंगे तो यहां से जो प्रकाश किरणें निकलेगी, यहां से जो प्रकाश किरणें निकलेगी वो फोकस से निकलने के पश्चात दर्पण से आगे की ओर बढ़ जाती है साथियों, इस प्रकार आगे की ओर। तो यही प्राप्त हो रहा है हमको समांतर किरण पुंज। जबकि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में भी जब हम वस्तु को F बिंदु पर रखते हैं उस स्थिति में अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात जो प्रकाश किरण है वो वापस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें वापस लौटती है। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। जबकि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता, अर्थात हमको समानांतर किरण पुंज की प्राप्ति नहीं होती। तो हमारा सही उत्तर होगा अ और स। है साथियों आंसर? है, बिल्कुल ऑप्शन सी में है। देखिए बढ़ते हैं आगे कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाक्रम घटित होता है? तो हमने अभी क्वेश्चन को साथियों रिपीट हो गया है, तो देखते हैं इसमें भी। सबसे पहले होगा निस्यंदन, उसके बाद होगा पुनः अवशोषण, उसके बाद होगा स्राव। जबकि निस्यंदन ये वाला तो ऑप्शन नहीं है साथियों, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो निम्न में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? साथियों जो धावन सोडा होता है, इस धावन सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3 साथ में 10H2O, यहां पर ये धावन सोडा होता है। और इसका यूज कहां कहां होता है? तो देखते हैं ऑप्शन में। कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में, तो साथियों बिल्कुल सही, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में होता है। घरेलू प्रयोजनों के शोधन मार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो ये भी सही है साथियों। लेकिन केक बनाने, केक को शेकन करने की विधि में हम नहीं करते किसका यूज? धावन सोडा का यूज। हम इसके लिए करते हैं केक में, किसका यूज करते हैं? NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, इसका यूज करते हैं साथियों इसमें। तो हमारा जो तीनों ऑप्शन सही है कि कांच उद्योग में करते हैं, साबुन उद्योग में और कागज के विनिर्माण में, घरेलू प्रयोजन में भी करते हैं, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 यहां पर उपयोग नहीं पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा ये वाला कि चौथा नंबर जो है केक के शेकर में इसका यूज नहीं करते। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 3.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण बना लीजिए साथियों। अवतल दर्पण, यहां पर अवतल दर्पण का बीच से हो गया साथियों मुख्य अक्ष। तो 3 सेंटीमीटर के आकार वाली वस्तु को कहां रखे साथियों? यहां पर रखे, और इसका आकार कितना है? 3 सेंटीमीटर। आकार वाली एक वस्तु को 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, साथियों यहां पर फोकस दूरी हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का डबल होता है यहां पर वक्रता केंद्र, तो सी हो जाएगा यहां पर 36 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा गया कि अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखते हैं। जो वस्तु है
अवतल दर्पण के सामने, तो यहाँ पर 54 सेंटीमीटर की दूरी है साथियों मुख्य अक्ष से। तो हमने वस्तु को कहाँ रखे, इस वक्रता केंद्र से परे रखे हैं। तो निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान होगा और इसकी ऊंचाई खालिस्तान होगी। अब साथियों अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का निर्माण होगा देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को कट करने की कोशिश कीजिए। क्या अवतल दर्पण कभी सीधा प्रतिबिंब बनाता है? क्या नहीं साथियों, केवल और केवल अवतल दर्पण एक ही कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुवों के बीच में रखते हैं, तब ही वस्तु का जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन में बनता है। अब देखिए जो सीधा प्रतिबिंब, अभी तो वस्तु को हमने वक्रता केंद्र से परे रखे हैं, तो ये ऑप्शन तो कट, तो सीधा ऑप्शन फिर से कट। अब आप जानते हैं कि अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाएगा, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है हमेशा उल्टा। तो देखिए यहां पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है साथियों, तो सीधा ऑप्शन तो इसमें भी उल्टा है और इसमें भी उल्टा है। अब देखते हैं यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर और 0.75 सेंटीमीटर है ऑप्शन, तो हमको अब न्यूमेरिकल की ओर जाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल की ओर जाना पड़ेगा तो निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान होगा, ये तो सत्य है कि उल्टा होगा और यहां पर भी उल्टा है, तो यहां पर तो आ जाएगा उल्टा। अब वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन इज इक्वल टू होता है HI/HO, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। अब यहां पर देखते हैं हम कि मान निकालना है साथियों, तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, तो सबसे पहले हमें आवर्धन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आवर्धन m बराबर होता है F/F-U। क्या होता है साथियों, F/F-U। तो रखिए मान, यहां पर देखो जो मान है हमारा f का मान कितना है साथियों, 18 सेंटीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर कैसा आएगा, तो 18 सेंटीमीटर आएगा माइनस में, क्योंकि ये साथियों अवतल दर्पण है। तो -18 बटे f हो जाएगा -18 माइनस वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो यहां पर फिर से हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, -18 अपान, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा कितना, 36, और इसको काटोगे साथियों तो -1/2 हुआ हमारा आवर्धन का मान। तो यहां पर मान रख दीजिए, जो -1/2 इज इक्वल टू HI का मान क्या है हमारे पास नहीं पता, लेकिन HO मतलब कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई पता है हमें, तो HI अपान ऑब्जेक्ट की ऊंचाई होगा साथियों कितना, 3 सेंटीमीटर। अब इसको आप घटाओगे तो HI का जो मान प्राप्त होगा हमें 1.3/2 हो जाएगा। तो 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों हमारा ऑप्शन ये। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, बिल्कुल सही बात है साथियों। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। यहां पर वायुमंडल में अपवर्तन की घटना घटित हो रही है, इसके कारण हमें वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक जो सूर्यास्त होता है, वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है, जबकि सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट के बाद तक हमें सूर्य का सूर्यास्तपन दिखाई देता है साथियों। ये किसकी घटना है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। और इसके अंतर्गत क्या क्या उदाहरण है, तो आप याद रखेंगे कि जो तारों का टिमटिमाना है ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अगर से किसी बीकर में आप पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अगर से आप किसी बीकर में या किसी गिलास में नींबू रखते हैं तो नींबू के साइज में परिवर्तन अर्थात नींबू का बड़ा दिखाई देना ये भी अपवर्तन की घटना है। और किसी बीकर में या ग्लास में सिक्के को अगर डालते हैं तो उस सिक्का का ऊंचा दिखाई देना या ऊपरी स्थान पर दिखाई देना यह भी अपवर्तन की घटना है। इसके अलावा जो मछली है, समुद्र में मछली का वास्तविक गहराई से अपने ऊपर तल में दिखाई देना यह भी अपवर्तन की घटना है साथियों। इस प्रकार हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहां पर 2 मिनट पहले, हाँ देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है साथियों, नहीं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, जबकि जो कुचालक होता है वो हीरा होता है साथियों। क्या होता है, हीरा।
हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट के बारे में याद रखना, जो पेंसिल का लीड बना होता है, पेंसिल का लीड वो भी क्या बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। बढ़ते हैं आगे, तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है। और इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, तो कमजोर वांडर वाल्स बल। कौन से, कमजोर वांडर वाल्स बल साथियों। अब यहां पर ग्रेफाइट की संरचना अगर से हम बनाएं, तो ग्रेफाइट की जो संरचना है षटकोणीय सारणी बनती है। तो देखिए इस प्रकार है, यहां पर साथियों एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, इससे और निकाल देंगे इस प्रकार, यहां पर एक कार्बन। अब देखिए इससे आगे इस प्रकार साथियों ग्रेफाइट की संरचना है। तो ये जो डॉट डॉट है, यहां पर देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस प्रकार जो डॉट डॉट है, ये क्या होते हैं साथियों, इनमें होते हैं कार्बन। तो इसी को देखिए, जो ग्रेफाइट होता है वो षटकोणीय सारणी बनाता है। तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6 कार्बन, इसलिए षटकोणीय कार्बन है। साथ में कहा गया है कि जो कार्बन होते हैं 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। तो मान लीजिए जी एक कार्बन है, मान लीजिए एक कार्बन है, तो 3 अन्य कार्बन से कैसे जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन, एक कार्बन और साथियों 2 कार्बन और यहां पर 3 कार्बन यहां पर। तो इस प्रकार ये ग्रेफाइट का एक टुकड़ा है साथियों। तो इस प्रकार बनता है ग्रेफाइट की संरचना। तो यहां पर याद रखने योग्य 3 चीजें हैं कि ग्रेफाइट में संरचना है तो एक कार्बन को 3 अन्य कार्बन घेरे हुए रहते हैं। साथ में ग्रेफाइट की संरचना कैसी है, तो षटकोणीय संरचना है। इस प्रकार हम याद रखेंगे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, केवल कथन 2 सत्य है, जबकि कथन 1 क्या है, असत्य है। क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है, न कि कुचालक साथियों। यहां पर बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता। यहां पर साथियों नहीं होता पूछा गया है कि जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है वो किस स्थान पर नहीं होता। तो हमको पता है कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहां पर नहीं होता। तो देखते हैं अभी ऑप्शन में, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो वाष्प उत्सर्जन की मुख्य क्रिया होती है वो रंध्र के द्वारा, और रंध्र पाया जाता है स्टोमेटा में, और स्टोमेटा को ही हम कहते हैं क्या, रंध्र, और इसी को कहा जाता है साथियों स्टोमा। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, अंतःकोशिकीय अंतरालों में, तो साथियों यहीं पर नहीं होता, क्योंकि जो अंतःकोशिकीय स्थान है इसको कहा जाता है इंटरसेलुलर प्लेस। अब देखिए जो अंतःकोशिकीय स्थान है ये 2 कोशिकाओं के मध्य के बीच का स्थान होता है। 2 कोशिकाओं के मध्य के बीच के स्थान को हम अंतःकोशिकीय अंतराल कहते हैं। जबकि जो वातरंध्र होता है साथियों, जबकि जो वातरंध्र होता है ये कहां पाया जाता है, तो वातरंध्र पाया जाता है पेड़ पौधों के छाल में। छाल से भी साथियों क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उपत्वचा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यूटिकल, क्या कहते हैं, क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल होता है ये पाया जाता है पत्तियों में, पत्तियों के शीरों में। और जो रंध्र होता है साथियों, रंध्र तो पाया जाता है आप लोगों के इस प्रकार, हमने कई बार चर्चा किए हैं कि इसे कहा जाता है, यहां पर बहुत से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और 2 इसे कहा जाता है रक्षक कोशिका। ये सब पाए जाते हैं साथियों पत्तियों में। तो 2 रक्षक कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है इसी को कहा जाता है रंध्र या स्टोमेटा। तो हमारा नहीं पूछा गया है, तो हमारा सही उत्तर होगा कहां पर, अंतःकोशिकीय अंतराल। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस मार्ग को दर्शाता है जो शुक्राणु मानव पुरुष प्रजनन में प्रणाली में मुक्त होने पर लेते हैं। जो साथियों मानव पुरुष प्रजनन जो प्रणाली है, यहां पर आपको पता है कि जो मनुष्य में है वीर्य का निर्माण कहां पर होता है, तो पुरुषों में होता है। पुरुषों में कहां पर होता है, तो हमारे श्रोणी गुहा में हमारे जनन अंग उपस्थित होते हैं। जनन अंग उपस्थित होते हैं तो पुरुषों में 2 टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस होता है, और जिसे हिंदी में कहा जाता है वृषण। और यहीं पर हमारा
वीर्य का निर्माण होता है और वीर्य में जो महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है, महत्वपूर्ण, उसे क्या कहते हैं, हम स्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो वीर्य का निर्माण होगा वो कहां से होकर गुजरता है। तो साथियों देखो, सबसे पहले वीर्य का निर्माण होता है तो वृषण में, और ये वृषण से साथियों कहां पर जाता है, तो याद रखना वृषण होता है, और वृषण से कहां जाएगा, ये अधिवृषण में। कहां पर जाएगा, ये अधिवृषण में जाएगा, अधिवृषण में। तो यहां पर देखिए वृषण और उसके बाद शुक्रवाहक, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्रालय। तो साथियों अधिवृषण नहीं है ऑप्शन में, तो हमको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले वृषण, उसके बाद साथियों मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी और उसके बाद शुक्रवाहक और उसके बाद लिंग तो नहीं साथियों। सबसे पहले आएगा वृषण, उसके बाद आएगा शुक्रवाहक और उसके बाद आएगा मूत्राशय। अब यहां पर मूत्राशय दिया है, दरअसल मूत्राशय एक उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन जो रेलवे बोर्ड है ना उसका आंसर इसने बी दिया है। अब देखिए यहां पर मूत्राशय कैसे होगा, तो मूत्राशय से होकर गुजरने वाली नली के बारे में बताया गया है साथियों। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वृषण होगा, शुक्रवाहक होगा, अर्थात शुक्रवाहक मतलब कि शुक्राणु को ले जाने वाला, और उसके बाद मूत्राशय, और उसके बाद क्या होगा, लिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, वीर्य सेचन करते हैं साथियों। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर यही होगा। अब यहाँ पर मूत्राशय आ गया, लिंग आ गया, शुक्रवाहक नहीं साथियों, शुक्रवाहक तो पहले आएगा, यहाँ पर भी शुक्रवाहक, तो इसलिए ऑप्शन सब कट रहे हैं। हमारा बेस्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, यहां पर नहीं, क्योंकि मूत्रवाहिनी क्या होता है, तो जो किडनी होता है, किडनी से मूत्राशय तक लाने वाला जो मार्ग होता है उसी को कहा जाता है मूत्रवाहिनी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है, तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर होगा 1 से 1.8 लीटर होगा। अब यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि जो मनुष्य में जो मूत्र का निर्माण होता है 24 घंटे में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक होता है। अब साथियों ये है तुम्हारा एनसीईआरटी 11th में बताया गया है इस प्रकार, लेकिन रेलवे बोर्ड ने इसका सही आंसर दिया है 1 से 1.8 लीटर। अब 1 से 1.8 लीटर दिया है, तो आप यहां पर इस दोनों ऑप्शन को याद रखना, और जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा उस प्रकार आपको आंसर करना है साथियों। यहां पर बढ़ते हैं आगे और देख लीजिए कुछ जो 24 घंटा होता है, तो जो 24 घंटे में जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो हमारा जो उत्सर्जन अंग है किडनी, वो 24 घंटे में कितने लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, तो 180 लीटर। और हमको उस 180 लीटर में से 99.9% 180 का 99.9% हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो बचा हुआ क्या करता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा 1 से 1.5, 1 से 1.8 लीटर सही आंसर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, जो प्रतिरोधकता है उसकी प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर। साथियों देखो यहां पर V बराबर आई आर होता है, तो प्रतिरोध का R का क्या हो जाएगा, V अपान आई। तो देखते हैं इसमें प्रतिरोध वोल्ट हो जाएगा साथियों, वोल्ट प्रति एम्पियर हमारा बेस्ट आंसर हो गया। और निकाल सकते हैं आप यहां से कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ये। यहां पर भी आप प्रतिरोधकता की इकाई ज्ञात कर सकते हैं इससे भी, लेकिन अभी उत्तर क्या होगा हमारा, वोल्ट प्रति एम्पियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। अब किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर दिक सूचक रखकर ज्ञात की जाती है, तो बिल्कुल सही है साथियों, दिक सूचक रखकर ज्ञात की जाती है। दिक सूचक अर्थात हमारे मोबाइल फोन्स में होते हैं क्या, कंपास। और कंपास हमेशा क्या करता है, तो कंपास हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को क्या करता है, निरूपित करता है। ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है साथियों। यहां पर देखिए बी ऑप्शन, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर निरूपित करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि यहां पर पूर्व दिशा आ गया। तीसरा जो ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है। तो साथियों हम जानते हैं यहां पर जो चुंबक होता है एक ध्रुव N होता है, एक ध्रुव S होता है, और जो चुंबकीय रेखाएं निकलती है तो ध्रुव के पास में जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो अत्यंत सघन होती है, जबकि ध्रुवों से दूर में क्या होती है, विरल होती है। और
चुंबकीय ध्रुव रेखाएं कहां से कहां निकलती है, तो याद रखना नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती है। इस प्रकार नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती है। ठीक है साथियों, जबकि चुंबक के अंदर ये साउथ से उत्तर की ओर गमन करती है। तो हमारा जो होगा बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन, दो चुंबकीय क्षेत्र है किसी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, तो नहीं साथियों, हमेशा इनकी चुंबकीय रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो हमारा उत्तर जो होगा अ और स सही होगा। अ और स सही होगा साथियों, सी ऑप्शन सही है हमारा। एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति में संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है, तो विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि P इज इक्वल टू होता है VI। यहाँ पर V का मान दिया है साथियों 220, जबकि I का मान दिया है 5 एम्पियर। तो 22 5 इंटू 0 0 5 दूनी 10 की 0 5 दूनी 10 और 1 11 1100 वोल्ट हमारा सही होगा साथियों आंसर। अब यहाँ पर किलोवाट में दिया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1.1 किलोवाट, क्योंकि आप इसको 100 से भाग लगाएंगे। तो ये ऑप्शन कट गया, तो कितना हो गया किलोवाट। ठीक है साथियों, ये हमारा क्या हो जाएगा 110 वाट, 1.1 किलोवाट पास क्या हो गया। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। यही हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा। देखते हैं निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है। निम्न में से कौन सा एक यौन संक्रमण एक विषाणु के कारण होता है, तो साथियों विषाणु के कारण होने वाला यौन संक्रमण रोग क्या है, एड्स है। और एड्स दिवस हम कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और साथ में याद रखना कि भारत में सबसे पहला एड्स का मामला कब आया था, तो कब आया था, वर्ष 1985 में साथियों, वर्ष 1987 में आया था। अब देख कहां आया था, तो चेन्नई में आया था साथियों। कहां पर, चेन्नई शहर में आया था। यहां पर बढ़ते हैं आगे, जबकि इसमें अन्य ऑप्शन जो है सुजाक, सुजाक को कहा जाता है साथियों गोनेरिया। सिफिलिस भी क्या है, ये भी साथियों जीवाणु जनित रोग है, जो इससे क्या होता है यौन संक्रमण बीमारी होता है, लेकिन ये जीवाणु जनित होता है, ये भी जीवाणु जनित होता है, और ये क्या है, ये भी जीवाणु जनित होता है साथियों। लेकिन हमें पूछा गया है विषाणु जनित यौन संक्रमित रोग कौन सा है, तो एड्स। इसके अलावा और याद रखना जो हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी ये भी होता है विषाणु से, और ये भी एक वायरस जनित रोग है। साथ में और याद रखना जो हर्पीज नामक रोग होता है, हर्पीज नामक रोग भी किस क्या है, तो विषाणु जनित यौन संक्रमित रोग है। बढ़ते हैं आगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिथियम, सोडियम और रुबिडियम डोबेराइड के त्रिक नियम है साथियों गलत, जबकि जो होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये होते हैं डोबेराइनर के त्रिक। यहां पर रुबिडियम दिया है साथियों, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। त्रिक में जो है मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। तो साथियों सही बात है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 सही है, और जबकि कथन 1 गलत है। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाते हैं, तो साथियों स्पष्ट है कि अगर से विभाजित हो रहे हैं तो इससे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, तो याद रखना इसमें 3 प्रकार की अभिक्रिया है। एक होता है विद्युत अपघटन, एक होता है विद्युत अपघटन, एक होता है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, और एक होता है तापीय अपघटन, या उसी को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी, या उसी को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अपघटन। बढ़ते हैं आगे। एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो साथियों टंगस्टन, और टंगस्टन का साथ याद रखना जो आवर्त सारणी होता है सर्वाधिक गलनांक किसमें है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक गलनांक इस टंगस्टन धातु का है, और कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। यहां पर देख लीजिए जो नाइक्रोम होता है इसका निर्माण किससे होता है, तो निकेल, क्रोमियम और साथियों मैग्नीज और साथ में आयरन मिला होता है। जबकि टीन लेड जो है इससे क्या बनाया जाता है, रांगा, या फिर इसी को कहा जाता है सोल्डर। क्या कहते हैं साथियों, सोल्डर। और साथ में याद रखना इससे ही बनाया जाता है फ्यूज तार। क्या बनाते हैं, फ्यूज तार। बढ़ते हैं आगे। उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, सही बात है।
बारिश या सिंचाई के पानी के साथ उर्वरक जो होते हैं बह जाते हैं। और भारत की मिट्टी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पोषक तत्व की कमी है। साथियों याद रखना यहाँ पर एन, पी और के अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों की कमी है साथियों। तो इन्हों के हम यूरिया फॉर्म में खेतों में छिड़काव करते हैं या डालते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है कि इसका संगठन जो है पोषक तत्व की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है। तो ये बिल्कुल सही है साथियों। इनका जो संगठन है इनके बीच एक निश्चित अनुपात होता है जो खेत के लिए आवश्यक है। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना है। तो ये भी सही है। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते साथियों, नहीं करते नहीं, ये वायु और जल को हमेशा प्रदूषित करते हैं। ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो बुझा हुआ चूना बनाना। साथियों जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं अर्थात चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में पानी डालकर जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त होता है साथियों, CaOH2 प्राप्त होता है। तो यही इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का जलना। साथियों जब हम प्राकृतिक गैस जैसे कि LPG को जलाते हैं तो उस स्थिति में भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये भी सही है। श्वसन में क्या होता है, तो श्वसन में हमेशा जब ग्लूकोज टूटता है साथियों, ग्लूकोज जब टूटता है तो हमको ATP के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए अभी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही होंगे। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ के सही समूह को दर्शाता है। निम्नलिखित में से धावन सोडा का निर्माण करना है साथियों। इस धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 और साथ में होता है 10H2O। यहां पर जो निर्माण होगा कैसे कैसे होगा, तो देखिए NaCl साथ में NH3 साथ में CO2 और साथियों जल अगर से हम जोड़ते हैं H2O तो हमें प्राप्त होता है Na2CO3 और इसी को कहा जाता है धावन सोडा। इसी को कहा जाता है साथियों धावन सोडा। साथ में जो बनेगा NH4Cl बनता है। जब इस धावन सोडा में हम जल के अणु मिला देते हैं तो यहां पर बनेगा 10H2O साथियों, 10H2 और साथ में Na2CO3 यहां पर बनेगा। तो यही होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, NaCl NH3CO2। देखते हैं आगे पेडोलॉजी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मृदा भूगोल का। तो साथियों जो मृदा प्रबंधन संस्थान है भारत में वो कहां पर है, भोपाल में है। ये भी याद रखें। साथ में देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, तो आर्गन, नियान और क्रिप्टान ये सब साथियों अक्रिय तत्व है। ये क्या है, अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व है अर्थात आवर्त सारणी में समूह 18 में इन तत्वों को रखा गया है। जबकि जो हीलियम होता है, हीलियम साथियों, हीलियम, नियान, आर्गन, यहां पर जो है हीलियम, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए साथियों, तो आर्गन, नियान और क्रिप्टान। हाँ यहां पर विषम कैसे कैसे है, तो याद रखना इनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हीलियम के अंतिम कोष में क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इस स्थिति के आधार पर ये विषम बताया गया साथियों। तो हमारा सही आंसर यही होगा। अब साथ में ये भी याद रखना कि हीलियम का उपयोग कहां करते हैं, तो हीलियम गैस को भरा जाता है साथियों गुब्बारे में। कहां भरते हैं हम, गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है। इस आर्गन को कैसे कहां भरते हैं, तो आर्गन को भरा जाता है विद्युत बल्ब में। नियान को कहां भरते हैं, तो नियान को भरा जाता है नियान बल्ब में, नियान गैस को भरते हैं साथियों इस प्रकार। ठीक है, यहां पर साथियों हमारा टॉप 25 क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। तो आपको अगर से वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं